Hello student, this is Hina, your accounts teacher, and today we are going to discuss about recording of journal entries. जर्नल एंट्रीज मेनली क्या होती हैं बेटा कि जिसके अंदर हम पर्टिकुलरली कोई भी ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो इसी टॉपिक पर आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जर्नल एंट्री क्या चीज़ होती है, इसका फॉर्मेट जो कि हम अकाउंट्स बनाने से पहले फॉलो करते हैं किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसी के साथ साथ जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में, डबल एंट्री सिस्टम. इन्हीं को ही हम यहाँ पर रिपीट करेंगे ताकि हमारी जर्नल एंट्रीज बनाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी. साथ ही साथ जो डिस्काउंट होते हैं जो कि किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं उसके कस्टमर्स को, या फिर वो एक्सेप्ट भी करती है. दैट मीन्स कोई भी रिबेट रिलेटेड डिस्कशन होती है तो वो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिस्काउंट के अंदर, और फिर हम एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और रिलेटेड टैक्स जो हमारे CST, वैट एक्सेट्रा जो होते हैं इनसे रिलेटेड जनरल ट्रांजैक्शंस भी हमारी डिस्कस होंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. सबसे पहले आता है बेटा जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्री का मतलब ही क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है, कोई भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं. क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है बेटा कि कोई भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, और जब भी कभी अकाउंटेंसी की बात आती है तो उसके अंदर हमेशा डेट वाइज रिकॉर्डिंग कंसिडरेशन किया जाता है बेटा. डेट वाइज रिकॉर्डिंग इसलिए ताकि अगर आप अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हो तो अप्रैल से लेकर 31 मार्च जो कि हमारा एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर भी होता है. ठीक है, तो उस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही हमारी पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होगी. ये एक पूरा सोर्स डॉक्यूमेंट है बेटा. सोर्स डॉक्यूमेंट कहने का मतलब ये होता है कि जितनी भी रिलेटेड आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, रिकॉर्डिंग है, उन सभी का विद एविडेंस सोर्सेज के साथ आपको जो है उसकी डॉक्यूमेंट की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी. दैट मीन्स अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अकाउंट से रिलेटेड चाहिए, तो उसका पूरा सोर्स अवेलेबल आपको जर्नल एंट्रीज में इजीली अवेलेबल होता है. और साथ ही साथ ये जो है जर्नल एंट्रीज होती हैं. जर्नल एंट्री और ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या होता है बेटा? ओरिजिनल एंट्री मीन्स ऑन द स्पॉट जब आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की है तो उस ट्रांजैक्शन के टाइम पे एक्चुअल हैपनिंग जो होती है ना बेटा, इसीलिए हम इसको डेट वाइज लेते हैं, क्योंकि ओरिजिनल एंट्री की रिकॉर्डिंग होती है, और ओरिजिनल एंट्री की जब भी रिकॉर्डिंग होगी तो वो क्रोनोलॉजिकल होगी. दैट मीन्स उसकी हमको टू द पॉइंट फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी. अब इन्हीं जर्नल एंट्रीज को हमने मेनली डिवाइड किया हुआ है अपनी बुक्स के अंदर, और ये जितनी बुक्स हैं उन सभी बुक्स को ही आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो आती है बेटा कैश बुक. कैश बुक का मतलब क्या होता है? जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी ना, आइदर कैश इन और आउट, यानी कि चाहे कैश आए या फिर जाए, दोनों ही ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हमारी कैश बुक के अंदर करेंगे. उसके बाद आता है बेटा परचेज बुक. परचेज बुक का मतलब क्या होता है कि कोई भी बिजनेस के अंदर आप कोई भी गुड्स की या सर्विसेज की परचेज करते हैं, कोई भी खरीदते हैं, तो वो सारी खरीदी आपकी, सारी परचेजिंग आपकी परचेज बुक के अंदर शो की जाएगी. अब काफी टाइम बिजनेस के अंदर होता है कि आप कोई भी गुड्स खरीदते हो तो उस गुड्स को आपको है ना, कुछ डिफेक्टिव गुड्स होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से आपको वो गुड्स वापस करना पड़ता है उसी ट्रेडर को, ठीक है, या फिर उस सप्लायर को. तो जब आप वो खरीदा हुआ जो गुड्स है उसको अगर आप वापस कर देते हो अपने उस ट्रेडर को, तो वो कहलाएगा बेटा आपका परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न, और उस अमाउंट को, उस गुड्स एंड सर्विसेज के अमाउंट को आप रिकॉर्ड करोगे अपने परचेज रिटर्न बुक्स में. इसके बाद बारी आती है बेटा एक सेल्स बुक. सेल्स बुक का मतलब क्या होता है कि आपके बिजनेस के द्वारा कोई भी जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो सेलिंग हुई है, यानी कि सेलिंग का जितना भी डिपार्टमेंट है, चाहे आपने गुड्स सोल्ड आउट किया हो या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की हो, तो उस के बदले में जो भी सेलिंग होती है और जो आपको सेलिंग के थ्रू अर्निंग होती है, उन सभी की रिकॉर्डिंग हमारी सेल्स में की जाएगी. अब जाहिर सी बात है, अगर आप अपने कस्टमर को कुछ भी बेचते हो तो ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि क्या पता उसको गुड्स पसंद आए ना आए, तो काफी कंपनीज जो हैं ये ऑप्शंस देती हैं कि आप अपना गुड्स
इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वापस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेल किया हुआ गुड्स अगर कंपनी में वापस रिटर्न हो जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे सेल्स रिटर्न बुक में। इसी के साथ साथ आता है बेटा बीआर बुक। बीआर का मतलब क्या होता है? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? मान लो कि आपने कोई भी एक ट्रांजैक्शन की है लेकिन ऑन द स्पॉट आपके पास कुछ भी अमाउंट नहीं है पे करने के लिए, तो आपने क्या किया, आपने उससे कोर्ट में लीगली एविडेंस की फॉर्म में एक प्रोमिसरी नोट बिल साइन करवा लिया। उस प्रोमिसरी नोट में आपने लिखा है कि मैं इस पर्टिकुलर पर्सन के 3 मंथ्स के अंदर अंदर पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी पर्सन उस प्रोमिसरी नोट को रिसीव करेगा, दैट मीन्स जिसको पैसे रिसीव होंगे, वो किसके अंदर होगा बेटा? बिल रिसीवेबल बुक में। और जो भी पर्सन बिल पे करेगा, दैट मीन्स जिसके पास आज के टाइम पे पैसे नहीं हैं, वो 3 मंथ्स के लेटर 3 महीने के बाद जब वो अपनी पेमेंट करेगा तो वो उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग की जाएगी बिल्स पेएबल बुक में। तो इसी के साथ साथ हमारा एक फॉर्मेट फॉलो किया जाता है जर्नल एंट्रीज का, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे लिए कंपल्शन है कि डेट। क्यों? क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शो होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब हमारी सबसे पहले स्टार्टिंग ही April 1, जो भी साल या जो भी ईयर से हम शुरुआत करने वाले हैं उसकी एंट्री की जाएगी। इसी के अलावा पर्टिकुलर के अंदर होता है बेटा कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, उसको एक जस्टिफिकेशन देना। लाइक अगर मान लो आपने कोई भी एक गुड्स जो है सेल किया है, ठीक है, आपने कैश के अंदर अपने किसी को भी गुड्स दिया है, कितने का? मान लो 5000 का। आपने 5000 का गुड्स बेचा है, यानी कि आपके पास क्या आया है? कोई भी कैश आया है। अगर आपके पास कैश आता है तो आप क्या करोगे? कैश अकाउंट को डेबिट, और जबकि सेल्स जो है आपके पास से जा रही है। इन सभी चीजों को हम अपने रूल्स के अंदर अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये जस्ट मैं आपको फॉर्मेट के लिए बता रही हूँ कि कोई भी अगर हमारी ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आप डेबिट और क्रेडिट होता है तो डेबिट के लिए तो हम सामने डेबिट शो करते हैं, DR से डेबिट को हम डिनोट करते हैं, और जब भी क्रेडिट होगा तो क्रेडिट के लिए हम शो करेंगे बेटा 2। ठीक है, लेजर फोलियो आता है इसका। अगर आपके पास कोई भी पर्टिकुलर एंट्री या ट्रांजैक्शन हो रखी है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अदर इंफॉर्मेशन चाहिए या एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर मान लो आपने इसका नोट बना रखा है, लाइक मैंने बना दिया नोट नंबर 1, और जहां पर भी हमारी जर्नल एंट्री एंड होगी तब वहां पर हमने लिख दिया कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। ठीक है, तो ये एक तरह से आपको ये हाईलाइट, कोई भी हिंट देने के लिए होता है कि अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन को पर्टिकुलर पर्सन से डिनोट करना हो तो वो हम लेजर फोलियो की हेल्प से शो कर सकते हैं। इसी के अलावा डेबिट, लाइक हमने सेल कितने में की थी? ₹5000 में, तो 5000 जो डेबिट हुए हैं वो डेबिट साइड में शो हो जाएंगे, और जो अमाउंट क्रेडिट हुई है वो क्रेडिट साइड में शो हो जाएगी। तो ये नॉर्मल हमारा बेटा फॉर्मेट है। इसी के साथ साथ हमारे जो रूल्स हैं जर्नल एंट्रीज के, वे हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जो कि था डबल एंट्री सिस्टम, जिसके अंदर हमने रूल्स में 3 तरह के अकाउंट पढ़े थे बेटा। वैसे हमारे जर्नलाइजिंग 2 तरह की होती है, एक होती है पर्सनल और एक होती है इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर ओनली पर्सनल अकाउंट आता है, जबकि इम्पर्सनल के अंदर हमारे रियल और नॉमिनल अकाउंट दोनों ही कंसिडर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है बेटा पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? कोई भी पर्सन, अगर जब भी कभी पर्सन की बात होती है तो ये कंपल्शन नहीं है कि वो पर्सन ह्यूमन बीइंग ही हो, वो पर्सन एक आर्टिफिशियल कंपनी भी हो सकती है। लाइक अगर आप देखें कि एक छोटे से छोटा ठेले वाला भी है, या छोटे से छोटी दुकान भी जिसने अपने नाम से या किसी भी नाम से अपनी कंपनी दुकान खोल रखी है, तो बेटा वो भी पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना आर्टिफिशियली जो नेचुरल पर्सन है उसकी आइडेंटिटी बनाई है, जिसके अकॉर्डिंग वो इसके अंदर कंसिडर्ड करेंगे। और जो भी हमारे पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर हमारा रूल फॉलो होगा बेटा, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रिसीवर का मतलब क्या होता है बेटा?
कोई भी पर्सन जो कोई भी चीज रिसीव करेगा वो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, और कोई भी अमाउंट या कोई भी चीज अगर उसके पास से जाएगी दैट मीन्स जो देने वाला पर्सन होगा वो क्या होगा, क्रेडिट। ये दोनों रिलेट करते हैं बेटा पर्सन से। वो पर्सन कोई एक कंपनी हो सकती है, कोई एक ह्यूमन बीइंग हो सकता है, या फिर कोई अदर पर्सन हो सकता है, बस बशर्ते है कि वो लीगल एंटिटी के अंदर कंसिडर्ड होना चाहिए। अब इसके बाद बारी आती है बेटा रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट के अंदर जितनी भी हमारी एसेट्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है, अब एसेट्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारी करंट एसेट्स भी होती हैं और फिक्स एसेट्स भी होती हैं। तो एसेट्स में जितनी भी हमारी करंट और फिक्स एसेट्स की ट्रांजैक्शंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग हम रियल अकाउंट के अंदर कंसिडर्ड करते हैं। और इसके अंदर हम जो रूल फॉलो करते हैं वो बेटा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दैट मीन्स आपके पास कोई भी चीज अगर आ रही है, ठीक है, आ रही है, दैट मीन्स हमारे फर्म में आ रही है, तो हम वो क्या होगा, वो किसी ना किसी तरह की अगर वो एसेट है तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। लेकिन अगर कोई भी एसेट आपके पास से जा रही है तो उसी एसेट को याद रखना बेटा, मैं हमेशा यहाँ पे रियल अकाउंट में मेन कंसिडरेशन मेरा रखा हुआ है एसेट पे। दैट मीन्स एसेट अगर आएगी तो आप डेबिट करेंगे, अगर एसेट आपके पास से जा रही है तो आप उसी को क्रेडिट कर देंगे। फाइनल अब हमारा आता है बेटा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जिसके अंदर ये नाम से ही पता चल रहा है, नाम मात्र का अकाउंट। इसके अंदर हमारे जितने भी लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, उन सभी को तो हम डेबिट करते हैं, और जितने भी हमारे इनकम्स हैं या जितने भी हमारे गेन्स हैं उन सबको क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस हैं, जो लॉसेस हैं, क्या आप उनको देख सकते हो क्या? क्या आप उन अब कहेंगे मैम जो सैलरी देते हैं, रेंट देते हैं, तो बेटा सैलरी अगर आपसे पूछा जाए कि सैलरी कैसे कलर की होती है, रेंट अगर आपसे पूछा जाए कैसी फॉर्म में होता है, आप बता सकते हो? बोलेंगे नहीं। लेकिन उसके बदले में हम क्या करते हैं, सैलरी या रेंट के बदले में हम उनको कैश देते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो एक्सपेंसेस हैं या जिस तरह के जो लॉसेस हैं, हमने उसको एक तरह से डील किया हुआ है कैश के साथ। तो इसीलिए हम जितने भी हमारे खर्चे होते हैं या जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं तो उनको हम रिलेट करेंगे डेबिट के साथ, और जितनी भी हमारी इनकम्स होंगी, जितने भी गेन्स होंगे, उनको हम रिलेट करेंगे बेटा क्रेडिट्स के साथ। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है बेटा डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह की रिबेट। रिबेट का मतलब क्या होता है बेटा, छूट। किसी भी तरह की छूट या तो हमें मिले या फिर हम पे करें। ठीक है, ट्रेडर है, ट्रेडर कोई भी व्यापारी है, अगर कोई भी व्यापारी को छूट मिलती है तो उसको क्या होगा, फायदा होगा। अगर वो छूट अपने कस्टमर को देता है तो उसको क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये मेनली हम ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये किन किन तरीकों से क्या किया जा सकता है, डिस्काउंट दे सकते हैं। फर्स्ट आता है बेटा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के अंदर नॉर्मली अपनी वे ट्रांजैक्शन वे डिस्काउंट होती है, जो अपन डिस्काउंट तो दे देते हैं लेकिन इसकी कहीं पर रिकॉर्डिंग नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आप सुबह सुबह सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं डेली, तो उस सब्जी के ठेले पे जो भी आप बार्गेनिंग करते हैं तो उस बार्गेनिंग की कभी भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। हम बार्गेनिंग कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, डिस्काउंट भी ले लेते हैं, और उसके बाद वो परचेजिंग भी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह की जो ये ट्रांजैक्शन होती हैं जिनके ऊपर हम डिस्काउंट तो ले लेंगे लेकिन उनकी कहीं पे भी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, तो वो चीज हमारी इंक्लूड होगी बेटा ट्रेड डिस्काउंट के अंदर। जबकि कैश डिस्काउंट के अंदर ये इसके अंदर जो है किसी भी ट्रेडर का या किसी भी बिजनेसमैन का मेन मोटिव यही रहता है कि जल्दी से जल्दी अपने कस्टमर से कैश निकलवा ले। ठीक है, तो कैश निकलवाने के लिए ऑन द स्पॉट अगर कोई भी कैश पेमेंट करता है तो ट्रेडर क्या करेगा, उसको कुछ ना कुछ कैश के लिए डिस्काउंट दे देगा। अगर आप ऑन द स्पॉट पेमेंट करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट या फिर आप 500 का डिस्काउंट, किसी भी पर्टिकुलर परसेंटेज में या पर्टिकुलर अमाउंट में कोई भी जब छूट दी जाती है किसी भी ट्रेडर के द्वारा तो वो हमारी इंक्लूड होती है बेटा कैश डिस्काउंट के अंदर। अब हम इन्हीं से जुड़ी हुई कुछ जर्नल एंट्रीज को सोल्व कर लेते हैं बेटा। जैसे कि हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री दे रखी है, ए लिमिटेड स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि कोई भी बिजनेसमैन सबसे पहला कैश किसी भी बिजनेस के अंदर डालता है। दैट मीन्स इससे वर्ड यूज किया है बेटा स्टार्ट।
स्टार्ट करने का मतलब इसने शुरू किया है। और कभी भी ओनर के द्वारा अगर कोई भी कैश अपने बिजनेस में डाली जाती है ना, तो हम उसको बोलते हैं बेटा कैपिटल। ठीक है, यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर कैपिटल क्या हो गई है, आई है। अब वो आई है किस फॉर्म में आई है, वो आई है कैश की फॉर्म में, दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट। इसका मतलब ये हुआ कि ओनर के द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है कैश की फॉर्म में, उसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, 10,000 डेबिट अमाउंट एंड 10,000 ही हमारी क्रेडिट अमाउंट। यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है हमारे पास, कैश। रियल अकाउंट का रूल इसके ऊपर फॉलो हो रहा है बेटा। ठीक है, और टू कैपिटल, कैपिटल कौन है, कोई भी पर्सन जिसने ओनर जिसने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट जो है हमारे ट्रांजेक्शन है बेटा परचेज गुड फॉर कैश ₹5,000, यानी कि हमने कुछ ना कुछ चीज खरीदी है। ठीक है, और खरीदने के बदले में हमने क्या दिया है, कैश। याद रखना बेटा, इस सिचुएशन में जब ओनर कैश लगा रहा था, हमें ओनर से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने बिजनेस से मतलब है। बिजनेस के अंदर कैश आया था, भले ही वो ओनर ने क्यों ना दिया हो, लेकिन इस बार हम जब गुड्स परचेज कर रहे हैं, अब आप कोई भी चीज खरीदोगे तो आपके पास से क्या होगा, वो कैश जाएगा, और जाएगा तो आप उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट। अगर आपके पास से कैश जा रहा है तो आया क्या, आपके पास कोई ना कोई गुड्स आया होगा। और अकाउंट्स के अंदर जब भी गुड्स की बात आती है तो आप उस गुड्स को डिनोट करोगे बेटा परचेज से। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने की खरीदी है हमने, ₹5,000 की। दैट मीन्स ये जो ₹5,000 है, इसकी रिकॉर्डिंग हमारी हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड एंट्री है बेटा हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, यानी कि इस बार एक डिफरेंस है बेटा सेकेंड ट्रांजैक्शन में और थर्ड ट्रांजैक्शन में। ध्यान से देखना, सेकेंड ट्रांजैक्शन में तो हमने रिकॉर्ड किया था कैश, किसमें बेटा, परचेज किया था, खरीदा था गुड्स, लेकिन किसमें, कैश में। लेकिन थर्ड एंट्री में वही गुड्स हम किससे खरीद रहे हैं, सुभाष से। अब सुभाष यहाँ पे किसी भी पर्सन का नेम देने का मतलब ये है कि हमने उससे गुड्स तो खरीद लिया, दैट मीन्स उसकी कैश पेमेंट नहीं की है। कैश पेमेंट नहीं की मतलब हमारे पास से कैश नहीं गया, तो हमारी ट्रांजैक्शन क्या होगी, लेकिन खरीदा तो हमने है, खरीदा है मतलब हमारे पास गुड्स आया है। अगर गुड्स आया तो हम क्या कर देंगे, गुड्स को डेबिट करेंगे, लेकिन क्रेडिट में कैश के बजाय हम सुभाष को क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि सुभाष के ₹5,000 अभी कंपनी को पे करने पेंडिंग रहते हैं। ठीक है, इसी के बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आती है बेटा परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। अब ध्यान से देखना बेटा, इसके अंदर परचेज भी है और मशीनरी भी। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज गुड्स के लिए हम हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं परचेज, जो कि हमने अपनी प्रीवियस एंट्रीज में भी किया था कि जब भी हमने कभी भी गुड्स खरीदा था तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे थे, हमेशा परचेज अकाउंट को यूज कर रहे थे। लेकिन इस टाइम हम परचेज कर रहे हैं, लेकिन क्या परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज नहीं कर रहे, हम इस बार मशीनरी परचेज कर रहे हैं। दैट मीन्स मशीनरी क्या होती है, अपनी एक फिक्स एसेट, और जब भी कभी फिक्स एसेट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तब आप गुड्स को प्रायोरिटी ना देकर अपनी मशीनरी को प्रायोरिटी देंगे। दैट मीन्स हमारी जो एंट्री हो जाएगी वो परचेज अकाउंट डेबिट ना होके मशीनरी अकाउंट डेबिट होगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट हमने कितने में खरीदी है, वो कैश में। दैट मीन्स मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश ₹20,000 से। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बेटा पे वेजेस रेंट सैलरी एट 2,000 ईच। एक होता है बेटा ईच, और एक अगर आपको मान लो ईच ना दे रखा हो तो फर्स्टली हम बात करते हैं, अगर हमारी पर्टिकुलर यानी कि आप रेंट भी दे रहे हो, वेजेस भी दे रहे हो, सैलरी भी दे रहे हो, तो इन सभी की आप कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं और आप अलग अलग ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। लाइक अगर हम अलग अलग ट्रांजैक्शन करें, आप वेजेस के पैसे दे रहे हो, दैट मीन्स वेजेस डेबिट टू कैश, कितने से आ जाएगा बेटा, 2,000 से। अगर आप रेंट की पेमेंट कर रहे हो तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, वही 2,000 से। ठीक है,
और अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कितने से, 2000 से। अब आप एक चीज देखो बेटा, इन तीनों ही ट्रांजैक्शंस के अंदर जो कैश है वो आपका क्रेडिट में कॉमन है, राइट। और आपके जितने भी खर्चे हैं, वेजेस, रेंट और उन सब का बैलेंस कैसा है बेटा, उन सब का बैलेंस डेबिट है। दैट मीन्स अगर हम इनकी कंपाउंड एंट्री बनाना चाहें तो हमारी एक सिंगल एंट्री में भी हम टोटल एंट्री को कर सकते हैं, लाइक वेजेस अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब वेजेस में कितने आ जाएंगे, 2000 से, रेंट में कितने आ जाएंगे, 2000 से, सैलरी में कितने आ जाएंगे, 2000 से, और इन तीनों का टोटल दैट मीन्स 6000 हमारे किस में आ जाएंगे बेटा, टोटल कैश में। अगर हम अलग अलग से देखें तो भी हमारी यही एंट्री तो बन रही है, जिसके अंदर कैश के जो टोटल प्राइस है वो हमारा 2000 से ही तो डिनोट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है रिसीव कमीशन। इस बार आप बेटा रिसीव कर रहे हो। रिसीव करने का मतलब क्या है, आपके पास कैश आ रहा है। ठीक है, कैश जब भी हमारे पास आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास आ रहा है तो हम उस चीज को क्या कर देंगे, डेबिट। दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। किस चीज के लिए आपको मिल रहा है वो कैश, वो मिल रहा है आपको कमीशन रिसीव के लिए। कितना, 2000 से। तो इसी ट्रांजेक्शन को हम दिखा देंगे ₹2000 से। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी और एक प्रीपेड सैलरी। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी चीज जो बकाया हो, दैट मीन्स बाकी हो। अगर सपोज आप एक फर्म के अंदर हैं, फर्म के अंदर आपके एम्प्लॉयज की 2 मंथ्स की सैलरी अभी पेंडिंग है, तो उस पेंडिंग सैलरी को आप क्या करोगे, अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो उन सभी की रिकॉर्डिंग, अब अगर रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको ये बोला जाए, मान लो आपके पास 1000 एम्प्लॉयज हैं, 1000 एम्प्लॉयज की सैलरी आपके पास देनी बाकी है, तो क्या आप एक एक पर्सन की सैलरी रिकॉर्ड करेंगे? जी नहीं। उस टाइम पे हम उन सभी एम्प्लॉयज के लिए एक अलग से खाता, एक अलग से अकाउंट बना लेंगे, जिसका हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि क्या करेगा, जिसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज की सैलरी बाकी रहती है उसको ट्रांजैक्ट कर लेंगे। और आपको याद है, मैंने आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट कराया था। उस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हमारी 2 साइड्स होती थी, एक तो होती थी एसेट साइड और एक होती थी लायबिलिटी साइड। क्योंकि किसी भी फर्म के लिए अगर उसके एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पेंडिंग रहती है तो वो चीज उसके लिए क्या होती है बेटा, एक लायबिलिटी, उसका दायित्व होता है कि आज नहीं तो कल उसको वो सैलरी देनी पड़ेगी। इसीलिए हम किसी भी तरह की आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, रेंट है, वेजेस है, इन सभी को कहां पर शो करते हैं, लायबिलिटी साइड में। और अगर किसी भी तरह का प्रीपेड बैलेंस है, ठीक है, प्रीपेड बैलेंस का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी तरह की प्रीपेड यानी कि एडवांस सैलरी जो आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, अपने एम्प्लॉयज को दे चुके हो। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारी एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट होता है, लायबिलिटीज का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट होता है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है हमारे डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, तो हमारी इजीली एंट्री बन सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रीपेड सैलरी की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रीपेड सैलरी मतलब हमारी एसेट होती है और एसेट का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट। दैट मीन्स प्रीपेड सैलरी हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट टू किससे चार्ज करेंगे हम, वो चार्ज करेंगे हम अपने पर्टिकुलर सैलरी अकाउंट से। वहीं अगर हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी की, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, हमारा दायित्व होता है। दैट मीन्स आज नहीं तो कल वो पैसे आपको क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। और वो भी आप कहां से निकालोगे, वो आप अपने सैलरी अकाउंट से ही निकालेंगे। दैट मीन्स अगर आउटस्टैंडिंग की बात आती है तो उस सिचुएशन में आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक अब है बेटा सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या होता है, जब भी कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर आप कोई भी गुड्स को भेजते हैं,
ठीक है, या तो वो गुड्स जा रहा है या फिर वो गुड्स आ रहा है। तो कोई भी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन जब होती है ना, तो उस स्टेट की बाउंड्री के ऊपर एक टैक्स चार्ज किया जाता है बेटा, और उसी टैक्स को बोला जाता है इंटरस्टेट टैक्स। इंटरस्टेट टैक्स के अंदर ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना कंपल्शन है। लाइक एक हरियाणा से अगर दिल्ली में एक ट्रांसपोर्ट जा रहा है हमारे गुड्स का, तो उस टाइम पे जो गुड्स चार्ज होगा, जो टैक्स चार्ज होगा गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, वो इंक्लूड किया जाएगा सेंट्रल सेल्स टैक्स में। इसकी ट्रांजैक्शन हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सीएसटी, और उसकी पेमेंट के लिए सीएसटी टू बैंक। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है बेटा? जो भी टैक्स चार्ज किया जाता है सेल्स के ऊपर, यानी कि आप कोई भी गुड्स सोल्ड करोगे और सोल्ड करते टाइम आप क्या करोगे? टैक्स चार्ज करेंगे। ये भी दो तरह से होती है, परचेज अकाउंट और सेल्स के बेसिस पे। परचेज के बेसिस पे हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, वेट डेबिट टू कैश, और जबकि सेल्स पे हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स डेबिट टू सेल्स और टू वैक्स कलेक्टेड। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपकी कुछ बेसिक जर्नल ट्रांजैक्शंस जो हमने अभी डिस्कस की हैं। आप इनसे बहुत अच्छे से गो थ्रू होंगे। अगर स्टिल आपको अगर इस पे डाउट रहता है, अगर आपको कोई चीज़ जो आपको पूछनी है या फिर डाउट्स के अलावा आपको क्वेरीज हैं, तो वो भी आप ओपनली यहाँ पर